हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। आज का जो वीडियो है ना, ये देख लेते हैं। BHIC 134 का है और इसमें ये आपका मतलब एक ही PDF है, एक ही ब्लॉक इसमें है और सभी चीज़ें इसमें दी है। 13 यूनिट आपको इसमें पढ़नी है। तो इसमें ना इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं। 1857 का विद्रोह, यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उस यूनिट को लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए यूनिट 4 से ले लेते हैं। 1857 तक औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार और शुद्धिकरण, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट जो होगा तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट को भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग की नीति जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है, ठीक है ना, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेजों के मन में अवधारणा बनी हुई थी, ठीक है ना, एक विचार बन गया था अंग्रेजों के मन में कि भारतीयों की अवनति हुई है। और 18वीं शताब्दी की घटनाओं से धारणा और भी पक्की हो गई थी। और इसी के साथ साथ प्रारंभिक प्रशासक भारत के अतीत गौरव की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग की हमें छवि देखना है, भारत में उनका काम देखना है वारेन हेस्टिंग का। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग न करके हम यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, क्योंकि यहाँ पे वारेंग ये है, वारेंग हेस्टिंग की नीति क्या थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक क्वेश्चन इससे पूछा जाए, ठीक है ना। तो वारेंग हेस्टिंग जो थे, उन्होंने कुछ व्यवहारिक कारणों से एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसको प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। और इस समय तक उसने क्लाइव की जो द्वैध नीति थी उसको छोड़ने का मन बना लिया था। तो वारेंग हेस्टिंग ने क्लाइव की द्वैध नीति को छोड़ने का मन बना लिया था और वह चाहता था कि बंगाल की जो जिम्मेदारी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले ले। कौन चाहता था? वारेंग हेस्टिंग चाहता था। और वह भारत पे अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी तौर तरीके लागू करने के पक्ष में नहीं था। यानी कि वारेंग हेस्टिंग जो क्लाइव थे उसकी द्वैध नीति को छोड़ने का मन बना लिया था। वारेंग हेस्टिंग की इच्छा थी कि बंगाल की जो जिम्मेदारी है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाए और वह भारत में, जैसे पहले के लोग का ये मानना था कि अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी माध्यम पे शिक्षा दी जाए, लोग अंग्रेजी बोलना सीखे, ये सभी चीजें जो था वारेंग हेस्टिंग नहीं चाहता था। उसका मेन जो विचार था वो था कि विजितों पर उनके तरीके से शासन किया जाए। जो जिन पे उन्होंने शासन किया, जिनको उन्होंने जीता है, उन पर उनके ही तरीके से शासन किया जाए। और उसने अनुभव भी किया था कि ब्रिटिश शासन के तीव्र विकास के कारण कुछ जो पूर्वाग्रह उभर कर सामने आए थे, यानी पहले की चीजें जो है वो सामने आई। उसके विचार में इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। और दूसरे, वह भारतीय संस्थाओं के साथ ब्रिटिश शासन का दाम्पत्य स्थापित करना चाहता था। यानी जो भारतीय संस्थाएं थी उनके साथ वह ब्रिटिश शासन का तादम्य, यानी कि ब्रिटिश शासन का एक संबंध स्थापित करना चाहता था, एक अधिकार देना चाहता था। और इसके लिए देश के आचार और रीति रिवाजों की गहराई से छानबीन और भारतीय साहित्य और कानून के व्यापक विश्लेषण की जरूरत थी। तो वो चाहता था कि देश में आचार और जो रीति रिवाजें हैं, जो भारतीय संस्कृत है और जो कानून है, उनका विश्लेषण किया जाए, ठीक है ना, राइट। और इसी उद्देश्य से हेस्टिंग के एक महत्वपूर्ण सहकर्मी जो है, उन्होंने धार्मिक और रीति रिवाज संबंधी कानूनों की सूची तैयार की थी, जिसे जेंटू लॉ के नाम से जाना गया। किस लॉ के नाम से जाना गया? जेंटू लॉ के नाम से जाना गया। और इस सूची को तैयार करने का उद्देश्य देश की जनता से मेल मिलाप या प्राप्त उपलब्धि को स्थिरता प्रदान करना था। यानी जनता से मेल मिलाप करना, संबंध बनाना, और जो उनको जो उपलब्धि प्राप्त हुई अंग्रेजों को उसको उसी तरह से रखना, स्थिरता प्रदान करना मतलब उसी तरह से रखना। अच्छा, सुधार के प्रयत्न क्या हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में सुधार के विचार को कार्यान्वित किया गया। यानी कि यहाँ पर सुधार की बात की गई और इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए कॉर्नवालिस ने बंगाल के जमींदारों के साथ राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त किया था। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है ना, जो बंगाल की जमीनों के साथ हुआ था। और कॉर्नवालिस का अनुमान था कि कृषि आय का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि आय जो होती तो कृषि से ही मिलती थी। तो वो इस ये मानता था कि कार्रवाई से
से कृषि क्षेत्र का पूंजी निर्माण और बाजार के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना, और बंदोबस्त कार्रवाई से। और इससे एक समृद्ध भूपति वर्ग तैयार होगा जो राज्य के प्रति उत्तरदायी होगा। तो एक भूपति यानी जमींदार तैयार करना था जो किसानों से खेती करवाते और उनसे पैसे लेते। जो भूपति होगा और राज्य के प्रति उत्तरदायी होगा, अंग्रेजों के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। और इससे एक उद्यमी वर्ग पैदा होगा जो भूमि संबंधी विकास के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ाने में सहयोग देगा। तो ये क्या थी, ये कार्नवालिस का सुधार संबंधी दृष्टिकोण था, किसके प्रति, सुधार के प्रयत्न के प्रति, ठीक है ना। और उसके अनुसार सुधार धीरे धीरे नए प्रयोगों के माध्यम से लाना होगा और नए परिवर्तन के लिए प्रयास करने होंगे। तो सुधार के प्रयत्न, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं यूनिट 5, 1857 का विद्रोह, ठीक है, जो हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे हम वो देख लेते हैं, ठीक है। कृषकों का शोषण किया गया, रियासतों का विलय किया गया, अंग्रेजी शासन का विदेशीपन था, सिपाहियों पर प्रभाव था, धर्म का खतरा था और एक तत्कालिक कारण था। और कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तत्कालिक कारण से पूछता है कि 1857 का तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है ना। तो 1857 के कारण और विद्रोह की प्रमुख घटनाएं कौन थी, ठीक है ना। और ये असफल हुआ सफल हुआ, ये यहाँ पे थोड़ा सा हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, 1857 को ले लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 1857 के कारण क्या थे इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो मुख्य कारण था ना वो था अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण। शोषण तो एक अलग चीज होती है, अमानवीय शोषण किया गया था, मानवता के सभी हदों को पार कर दिया गया था, ठीक है ना। और ब्रिटिश शासन जिसका प्रारंभ 1757 में प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ था, बंगाल में विजय के बाद से हुआ था। और उसी के बाद भारतीयों का शोषण कर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना खजाना भरती रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1857 के कारण में पहला आता है कृषकों का शोषण, ठीक है। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था और मिल गया था। और वही जो है कृषि का जो मेन क्षेत्र होता था, कृषि व्यापार, इससे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की आय आती थी, ठीक है। तो बंगाल में स्वयं को स्थापित करने के बाद उसने भारतवर्ष में अपनी शक्ति युद्ध और संधियों के जरिए बढ़ा दी थी। राजा से राजाओं को फूट डालो शासन करो की नीति करना, फिर राजाओं को हराना, फिर उनसे संधि कर लेना, ठीक है ना। ये सब काम ही किया करते थे। और पैसे उगाने के लिए जहां तक संभव हुआ भूमि व्यवस्था के नए उपाय निकाले, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी, ठीक है ना। ये सभी भूमि व्यवस्था से संबंधित उस समय ये व्यवस्थाएं, कानून बनाए गए थे जो लागू किए गए थे, ठीक है। तो स्थायी भूमि व्यवस्था में जो बंगाल का प्रेसिडेंट था और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में लागू थी स्थायी भूमि व्यवस्था, ठीक है। कहाँ लागू थी, बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंट में और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में। तो इसमें क्या होता था कि जो कृषक होते थे उनको भूमि पर वंशानुगत स्वामित्व अधिकार नहीं दिया गया, यानी भूमि उन्हीं की होती थी लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया जो उन्हें पहले से प्राप्त था कि ये जमीन उनकी है, ठीक है ना। वो अधिकार उनसे स्थायी भूमि की व्यवस्था से छीन लिया गया। जो जमींदार हुआ करते थे उनको अब जमीन का स्वामित्व बना दिया गया, भूमि का स्वामित्व बना दिया गया, उनको भूमि का अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कृषक की हैसियत थी वो और नीचे घट गई और एक काश्तकार की तरह हो गई, एक मजदूर की तरह हो गई, क्योंकि मजदूर से ऊंचा किसान होता है। तो उसकी जो स्थिति थी वो मजदूर की जैसी हो गई थी। और जो नए भूस्वामी थे उनको पूर्ण अधिकार दे दिया गया था जमीन के मामले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कृषकों से जो प्राप्त लगान होती थी उसमें से 10 और 11वां भाग, 10वां और 11वां हिस्सा उन्हें कंपनी को देना पड़ता था। और ऐसा नहीं कर पाने पर उनकी संपत्ति को दूसरों के हाथ बेच दिया जाता था। तो यदि जो कृषक से आय प्राप्त होती थी, आय का 10वां से 11वां हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। और यदि वैसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी संपत्ति दूसरों के हाथों बेच दी जाती थी। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि अन्य भूमि व्यवस्था भी कोई बेहतर नहीं थी, और भी जो अन्य भूमि व्यवस्थाएं थी वहां पे भी सेम वैसी ही थी, ठीक है। तो इस स्थिति में कृषकों को अपनी हैसियत से ज्यादा लगान भरना पड़ता था। अगर कोई प्राकृतिक विपदा हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, तो उनको तब भी मजबूर हो गए, क्योंकि लगान तो भरना ही होता था।
तो मजबूर होकर कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज लेके लगान देना पड़ता था। तो इससे वो कर्ज के बोझ से दब जाते थे, ठीक है ना, कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन जो है, भूमि जो है, महाजन को गिरवी रखनी पड़ती थी क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा हो जाता था। और इसी कारण से ग्रामीण समाज ये महाजन बहुत अधिक घृणा से देखे जाते थे, ठीक है ना, महाजन को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो यहाँ पर जो ये सब चीजें थी, अच्छा इतना ही नहीं था, यहाँ पे और भी था कि जो निम्न स्तरीय अधिकारी होते थे वो कृषकों पर भी, किसानों पर अत्याचार करते थे और किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे ले लिया करते थे। तो जो ये कृषक होते थे, जो खेतिहर किसान होते थे, वो यहाँ पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाते थे न्याय मांगने के लिए, लेकिन वहां पर भी उनको न्याय नहीं मिलता था। और जब फसल अच्छी होती तो खेतिहरों को पूरा कर चुकाना होता था, खराब होती तो कर्ज के बोझ से उन्हें दबना होता था। तो ये जो था एक उग्र शब्द, जो उग्र बोलते हैं ना, एक असंतोष की भावना किसानों में फैल गई थी, ठीक है ना। और ये एक मेन कारण बना था 1857 की क्रांति का। तो एक ये हो गया। रियासतों का विलय, अब पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। जब 1856 में नवाब वाजिद अली शाह के कुप्रशासन के बहाने अवध का देसी राज भी डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। इसी तरह से सतारा, नागपुर, झांसी को भी इसी बहाने में मिला लिया जिसका कोई वंशाधिकारी ना हो। यही किया गया था ना झांसी के लिए, नागपुर, सतारा के लिए, क्योंकि यहाँ पे दत्तक पुत्र का शासन था। और झांसी में जो झांसी की रानी थी उनका अपना कोई औलाद नहीं था, तो उन्होंने भी दत्तक पुत्र लिया था। तो एक नया कानून बना दिया कि अगर कोई वंशानुगत अधिकारी खुद का नहीं होता है, ठीक है ना, यदि कोई दत्तक पुत्र लेके रखता है तो फिर वो राज्य उसमें अंग्रेजों को उसमें मिला लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे जो ये जो सतारा, नागपुर, झांसी के जो शासक थे वो बहुत क्षुब्ध हो गए, बहुत गुस्से में हुए थे। और झांसी की रानी, अवध की बेगम अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए थे और स्थिति और भी बदतर हो गई, और भी खराब हो गई, जब अंग्रेजों ने नाना साहब, जो पेशवा बाजीराव के द्वितीय दत्तक पुत्र थे, उनको पेंशन देने से भी इनकार कर दिया था, ठीक है ना। तो अवध के विलय से, यानी अवध को जब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तो सिपाहियों में भी रोष था, क्योंकि अधिकांश सिपाही अवध के थे, ठीक है ना। तो उनके कार्रवाई से, जब ये कार्रवाई की गई कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और सैनिक में सिपाही अवध के थे, तो उनमें एक रोष की भावना आ गई, क्योंकि उनके देश प्रेम और गौरव को ठेस पहुंची थी, ठीक है। इसलिए एक मेन कारण रियासतों का विलय भी बना। अंग्रेजी शासन का विदेशीपन, ये पश्चिम से आए थे, पश्चिम को सभ्यता को लेके आए थे, कभी भारतीय सभ्यता को समझा नहीं, कभी भारतीय संस्कृति को जानने की जरूरत नहीं समझी, कभी मेल जोल नहीं बढ़ाया। उच्च वर्ग थे, उच्च वर्ग पे ही विराजमान रहे, विलासता भरा जीवन ये जिए। यहाँ पर जो भौतिक पदार्थ, जो सुख सुविधा थी, मदिरा पान जो भी होता था, उन्होंने सब कुछ यहाँ पे किया। तो ये भारत में रहने तो आए नहीं थे, व्यापार करने आए थे, पैसा लेके जाना था, यही कारण उन्होंने किया। तो कभी भारतीयों से वो घनिष्ठता बढ़ा नहीं पाए। तो अंग्रेजी शासन का विदेशीपन। सिपाहियों पर प्रभाव, सिपाहियों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो देखिए 1857 की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई थी, ठीक है ना। और ये जो सिपाही मुक्त है, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कृषक वर्ग से आए हुए थे, किसानों से आए हुए थे, ठीक है ना। और जैसे हमें पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, किसानों के लिए इतनी सारी नीतियां बना के रखी थी जिससे ये लोग त्रस्त हो चुके थे, और इसका प्रभाव जो है कि सिपाहियों पर पड़ा था, ठीक है ना। क्योंकि अधिकांश कृषि से प्राप्त आय की कमी को दूर करने के लिए सेना में ये भर्ती हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो जमीन थी छीन ली गई थी, जमींदारों को दे दी गई थी। अब घर में कुछ ऐसा था नहीं, और जो फसल अच्छी होती तो 1 से 11% लगान के रूप में नहीं होती थी, तो कर्ज लेना पड़ता था जमींदारों से, कर्ज के बोझ में दब जाते थे, कर्ज नहीं चुका पाते थे तो जमीन अपनी गिरवी रखनी पड़ती थी। तो इन चीजों से क्षुब्ध होकर किसान के घर के जो लोग थे वो फौज में आ गए थे, सैनिक में आ गए थे, ठीक है ना, यानी आय की कमी को दूर करने के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्हें अनुभव हुआ कि अब उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कर पाना। मतलब 7 से 8 रुपए मासिक वेतन प्राप्त होता था, 7 से 8 रुपए उनको महीने में दिया जाता था, और जिससे उन्हें अपने भोजन, वर्दी और व्यक्तिगत सामानों के वहन के लिए भी 7 से 8 रुपए में ही खर्च करना पड़ता था, ठीक है ना। तो एक भारतीय सिपाही का जो व्यय होता था वो भारत में ब्रिटिश सिपाही के आने वाले व्यय से 1/3 हुआ करता था। इसीलिए, और जो भारतीय सिपाही होते थे उनके साथ जो ब्रिटिश सिपाही हुआ करते थे, जो इंग्लैंड वगैरह से लेके आए गए थे ब्रिटेन से, वो अभद्र व्यवहार भी किया करते थे, गालियां दिया करते थे, उन्हें अपमानित किया करते थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर एक जो है गुस्सा रोष जो है इनमें भी व्याप्त हो गया था, सिपाहियों पर प्रभाव इसका पड़ा, ठीक है। धर्म का खतरा,
अच्छा, धर्म का खतरा भी ऐसा हुआ कि ब्रिटिश शासन जो है उसने धर्म पर हमला बोला, यानी कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालो शासन करो की नीति उसने तो अपनाई ही अपनाई। वो साथ में मिशनरी को भी लेके आए, इन्होंने मिशनरियों को धर्म परिवर्तन करने की इजाजत दे दिया था कि आप यहाँ पे आइए, अपने ईसाइयों का प्रचार प्रसार कीजिए, और चाहे तो आप धर्म परिवर्तन भी यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब कि धर्म परिवर्तन जब ईसाई करते थे तो अंग्रेज ये कहते थे कि लोगों के मन में क्षोभ पैदा कर दिए थे कि जो ईसाई आए यहाँ पे वो धर्म परिवर्तन करेंगे, यानी कि आपका धर्म यहाँ पे बदल दिया जाएगा और आपका धर्म जो है खतरे में है। तो कई स्थानों पर ईसाई धर्म में परिवर्तन के समाचार मिले। ये सब किसका था? अंग्रेजों का करा धराया था। तो सरकार चर्च को अपने खर्च से चलाती थी। कई जगह मिशनरियों को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो सिपाहियों को अपनी जाति चिन्ह तिलक आदि लगाने पर भी पाबंदी लगा दी जाती थी। तो 1856 में एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत नए भर्ती होने वाले जवानों को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में भी सेवा करने के लिए भेजा जाना, शपथ लेते थे कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें विदेश में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि सिपाहियों की रूढ़वादी मान्यताएं यहाँ पर हिल गई। मतलब हमारे देश में एक रूढ़वादी मानता थी कि लोगों को समुद्र पार भेजना, समुद्र पार जाना पाप माना जाता था। लोग कहते थे कि समुद्र पार नहीं जाना है, नहीं पाप लगेगा। तो इस तरह में उनसे शपथ ले ली जाती थी। तो कई बार ऐसी नीतियां थी जो सिपाहियों के विरुद्ध थी, ठीक है ना। फिर 1824 में जवानों के 40वें रेजिमेंट ने बैरकपुर में जो था उसके समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें धर्म ने समुद्र पार करने की अनुमति नहीं देता था। देखिए वही आ गया। तो अंग्रेजों ने काफी बेरहमी दिखाई, ठीक है ना, और कुछ नेताओं को मौत के घाट भी उतार दिया। तो ये कुछ ऐसे कारण थे। और 1844 में 7 बटालियनों ने वेतन और विद्रोह कर दिया था। यहाँ तक कि 1837-42 के अफगान युद्ध के समय सैनिक एकदम विद्रोह पर उतर आए थे। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिन्हें सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों परस्पर सहयोग ने इस विद्रोह को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था। तो जनता की अंग्रेजों की दमनकारी शक्ति के विद्रोह पर उतर आई थी सिपाही। भारत के जो सिपाही थे इनमें कक्ष और संथालियों के विद्रोह प्रमुख देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक कभी कभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1857 से पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे सब लिखना पड़ेगा। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है धर्म और सिपाही से, तत्कालिक कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार अकेले में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली क्या था कि कभी कभी छोटी सी वजह भी विद्रोह का कारण बन सकती थी, और यही रीजन था यहाँ पर, ठीक है ना। उसका रीजन ये था कि जो ये लोग इनको बंदूकें दी जाती थी और उसमें जो कारतूस हुआ करता था, ग्रीज लगे कारतूस हुए करते थे, ठीक है, और जिनको ये लोग यूज किया करते थे, और उसको क्या करना पड़ता था कि उसको राइफल में डालने से पहले उसको खोलना पड़ता था, नहीं ना, जो ग्रीज लगा पेपर होता था ना उसे पहले दांत से काटना पड़ता था। तो ये इसमें ये बात फैला दी गई, ये बताया गया है कि जो ग्रीज लगा हुआ है किस पे, कारतूस पे, वो गाय व सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो यहाँ पर दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के जो सिपाही थे उनकी यहाँ पे भावना को गहरा आघात लगा, क्योंकि हिंदू में गाय पूजी जाती है, मुसलमान इसको अपवित्र मानते हैं, सुअर को। तो यहाँ पर एक मेन ये रीजन था, और सरकार जानबूझकर उनके धन को नष्ट करना चाहती है, ऐसा सिपाहियों के मन में ये विश्वास जो है घर कर गया, और यही विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे सेकंड यूनिट ले लेते हैं। हमारी जो सेकंड यूनिट है वो होगी कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार जो आंदोलन था, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी तो बनती है सामाजिक सुधार आंदोलन से 19वीं शताब्दी में जो हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, पहला क्वेश्चन आपका ये क्रिएट हो जाता है, देखिए कि सुधार आंदोलन की सीमा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन थी। यानी जो सुधार आंदोलन चल रहा था उसकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी थी, आपको ये यहाँ पे बताना। तो देखिए जो समस्याएं थी, सबसे पहला समस्या जो था वो ये था कि नारी मुक्ति, जिनमें सती प्रथा, शिशु हत्या, विधवा, बाल विवाह इत्यादि समस्याओं को उठाया गया। दूसरा जातिवाद और छुआछूत। तीसरा समाज के ज्ञानोदय हेतु शिक्षा। देखिए अब एक्सप्लेन कैसे लिखना करना है। तो नारी मुक्ति जिसमें सती प्रथा, तो देखिए पहले औरतों को जो है 4 दीवारी के अंदर रहने दिया जाता था और उन्हें बाहर की दुनिया से दूर रखा जाता था, ठीक है ना।
और वेरी इंपॉर्टेंट ये था कि शिक्षा के मामले में जो है उनको छूट नहीं मिली थी, यानी शिक्षा से उनको बिल्कुल अलग रखा जाता था। और साथ ही साथ में शिक्षा के साथ में उनके लिए जो था कम उम्र में विवाह कर देना, कम उम्र में उनकी शादी कर देना, अपने से आधे पुरुष से ज्यादा आदमियों के साथ उनका विवाह कर देना, ठीक है। बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी कर देना, ठीक है। फिर साथ में शिशु हत्या, यानी लड़कियां अगर शादी के बाद उनमें अगर लड़कियां होती थी, लड़कियां पैदा होती थी, तो उनकी भी हत्या कर दी जाती थी, ठीक है ना। गर्म पानी जो खौलते हुए पानी में उनको जो है जला दिया जाता था। तो इस तरह की कुरीतियां पहले समाज में फैली हुई थी। जब कम विवाह में शादी कर दी जाती थी तो सीधी सी बात है, कम विवाह में और उससे आधी उम्र के ज्यादा लड़के के साथ में, लड़की की उम्र 7-14, लड़की की उम्र 16, 18, 19, 20, 22 होती थी। तो एक्चुअली क्या होता था, बल्कि ज्यादा ही होती थी। तो क्या होता था कि जो पति होता था वो जल्दी स्वर्ग सिधार जाता था, जल्दी अपनी मृत्यु को प्राप्त कर जाता था, क्योंकि एजेड होता था। तो यहाँ पर फिर उसको सती प्रथा का भी सामना करना पड़ता था। सती प्रथा यानी कि पति के साथ में चिता में ही औरतों को भी जला दिया जाता था। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी, रूढ़वादी अंधविश्वासी समस्याएं थी, जिसके अंतर सुधारवादी आंदोलन चलाया गया, ठीक है। फिर जातिवाद और छुआछूत भी एक समस्या थी, क्योंकि पहले जो हमारा समाज था वो 4 व्यवस्थाओं में वर्गीकृत था। जो शूद्र लोग होते थे, सबसे नीचे के लोग जो होते थे, उनको हरिजन लोग जो होते थे उनको छूना भी पाप मानते थे। पानी पीना और सब चीजें तो बहुत अलग बात होती थी, किसी की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। मंदिरों में उनको जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी, वो पूजा नहीं कर सकते थे। तो बहुत उनका भरा हुआ पानी नहीं पीना, और अगर वो तो घर जा ही नहीं सकते थे, बड़े लोगों के जो जमींदार और लोग होते थे, जाने की भी परमिशन होती थी तो बिना स्लीपर बिना चप्पल के उनके जाने के बाद उस जगह को धुला जाता था। तो ये छुआछूत भी और जातिवाद भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। और समाज के ज्ञानोदय है तो शिक्षा, तो ज्ञानोदय है शिक्षा का मतलब कि पढ़ाई पे ज्यादा, शिक्षा पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। तो 19वीं शताब्दी में ऐसा फील होने लगा था लोगों को कि नहीं, अब भारत को आजादी तभी मिल सकती है जब लोगों में शिक्षा का प्रसार किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। अब जब लोग जागरूक होंगे तभी आजादी को, स्वतंत्रता को समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये था। फिर धार्मिक क्षेत्र में तो सामाजिक क्षेत्र का हो गया, ठीक है ना। इसे आप सामाजिक कह सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक तो नहीं, सामाजिक क्षेत्र में कह सकते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं धार्मिक क्षेत्र के मुख्य विषय क्या थे। तो देखिए, मूर्ति पूजा था, ठीक है ना, बहुदेववाद था, धार्मिक अंधविश्वास था, पंडितों द्वारा शोषण। तो मूर्ति पूजा हमें पता है कि एक सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र में मुख्य जो विषय था वो मूर्ति पूजा को था। सभी तरह के लोग यहाँ पे रहते थे, इतने सारे देवी देवताएं हैं, सभी की पूजा करना। तो कोई ईश्वर, कोई शंकर की पूजा कर रहा है, तो कोई कृष्ण भक्ति में लीन है, तो कोई राम की कर रहा है। तो ये मूर्ति पूजा भी एक समाज सुधार आंदोलन में शामिल कर लिया गया। और बहुदेववाद वही है, बहुत सारे देवताओं को जो है मतलब मूर्ति पूजा का मतलब कि पत्थर को ही प्रतिमा मानकर उनकी पूजा कर लेना। बहुदेववाद में बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। धार्मिक अंधविश्वास में वही है जो रूढ़ियां चली आ रही है, खास तौर पे बलि प्रथा वगैरह, नर बलि की प्रथा जो थी, जानवरों की बलि प्रथा जो थी, किसको बलि देने से जो है भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कार्य करने से आप बहुत अच्छे, बहुत अमीर आदमी बन सकते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो सब धार्मिक अंधविश्वास थे, ठीक है ना। और पंडितों द्वारा शोषण तो हमेशा किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। पहले बहुत ज्यादा होता था, लोग अनपढ़ थे, अनजान थे, शिक्षित नहीं थे, इसलिए उनको शिक्षा का मार्ग खोलना बहुत जरूरी था। तो ये चीजें आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो हमने यहाँ पे अभी क्या देखा कि समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख समस्याएं कौन थी, तो आपको यही लिखना है। अब अगर पूछता है क्वेश्चन कि सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए कि कौन सी विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया गया, धार्मिक सामाजिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए सुधार आंदोलन के माध्यम से क्या कार्य किए गए, तो यहाँ पे आपको बताना होगा, वो प्रणालियां बतानी होंगी। तो पहला आंतरिक सुधार हो जाएगा कि 4 भागों में इनको बांटा गया है। तो आंतरिक सुधार का मतलब अंदर ही सुधार करना, अपने देश को, अपने समाज के अंदर से जो खोखलापन है, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवादिता है, उनको क्या करना है, इनको दूर करना, लोगों में जागरूकता फैलाना मेन काम था। जैसे राजा राम मोहन राय और ये स्वामी विवेकानंद, और सॉरी एक और है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं पर बहस की, विवाद की, समाज जो आयोजन थे उनको उन्होंने किया, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ किया। विद्यासागर के विधवा विवाह पर लिखे इश्तेहार था। बी एन मालावारी के शादी विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के प्रयास इसके उदाहरण है। फिर तो किसके माध्यम से किया गया, आंतरिक सुधार किया गया। फिर कानून द्वारा सुधार कुछ है, तो कानून के माध्यम से भी सुधार किया गया। सबसे पहले आप सती प्रथा को ले लीजिए। सती प्रथा के विरुद्ध विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया था, उनको
को भी लगा कि नहीं ये गलत है, और जो औरतों के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है कि उनके पति के साथ जिंदा उनको चिता में जला देना, भाई औरतों की क्या गलती होती थी? गलती तो परिवार की होती थी कि कब अपने से ज्यादा से उम्र, आधे से भी ज्यादा उम्र के लड़के के साथ शादी कर देना, इधर से बुढ़े के साथ शादी कर देना, और वो जल्दी मर जाता था तो फिर औरतों को चिता में जलाना। तो यहाँ पर एक कानून लाया गया था, ठीक है ना, सती सुधार के लिए भी लाया गया, विधवा विवाह को भी रोका गया, तो विधवा विवाह के लिए यहाँ पे कानून जो है वो लाया गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने सरकार से विधवा विवाह, कानूनी विवाह यानी सिविल मैरिज, अन्य विवाहों की न्यूनतम आयु बढ़ाने जैसे सुधारों को भी कानूनी समर्थन देने की मांग की थी। तो कानून के माध्यम से जो सामाजिक समस्याएं थी, जो सामाजिक विडंबनाएं थी, उनको दूर करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी कि हर एक चीज के लिए जो है कानून बनाया जाए। तो ब्रिटिश सरकार से यहाँ पे हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी कि आप यहाँ पे हस्तक्षेप करिए और कानून लाइए ताकि ये सभी चीजें ना हो। ब्रिटिश सरकार भी कानून लेके आई, ठीक है। और फिर प्रतीकात्मक बदलाव द्वारा सुधार, तो तीसरी जो प्रवृत्ति थी वो ये थी कि प्रतीकात्मक बदलाव लाया जाए, यानी कि सुधार आंदोलन थे वो क्रांतिकारी धारा का नेतृत्व करते थे, ठीक है ना। और जिसमें राम गोपाल घोष जो है, मुखर्जी हैं, बनर्जी हैं, ये सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने परंपराओं का बहिष्कार किया और समाज की जो मान्यता थी, मापदंड थे, उनके खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है ना। कि जो मापदंड, जो एक मान्यता जो लेके समाज चलता है, खासतौर पर अंधविश्वास, रूढ़वादी मान्यताओं को, उनके खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, ठीक है, राइट। तो ये प्रतीकात्मक बदलाव का स्वरूप था एक तरह से, ठीक है। और जो क्रांतिकारिता थे उन्होंने घोषणा भी की थी, राम गोपाल घोष ने, कि वह जो तर्क नहीं करेगा धर्मांध है, वह जो नहीं कर सकता बेवकूफ है, और जो नहीं करता गुलाम है। तो यहाँ पर बहस और तर्क के माध्यम से इसको दूर करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। सामाजिक कार्यों के माध्यम से भी सुधार किए गए। तो सामाजिक कार्य के माध्यम से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक कार्यों के माध्यम से धार्मिक सुधार आंदोलन में सामाजिक कार्यों के माध्यम से क्या क्या सुधार किए गए। तो देखिए, चौथी जो प्रवृत्ति थी वो सामाजिक कार्यों के माध्यम से किया गया। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ठीक है ना, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों से स्पष्ट था उन लोगों को बिना सहायक सामाजिक कार्य के विरुद्ध बुद्धिजीवी प्रयासों की नियमित सीमा का स्पष्ट ज्ञान था। मतलब विद्यासागर ने विधवा जो विवाह था उसको उन्होंने बुके वगैरह छापी, अपने प्रवचन में उपदेश जो देते थे उसमें भी इस बातों को वो करते थे, लेकिन वो इतने खुश नहीं दिखे क्योंकि उतना अच्छा काम नहीं हुआ। तो उनके समझ में आया कि आधुनिक युग में भारत में उनके अनेक रूप सबसे महान मानवतावादी को जन्म दिया, विधवा विवाह की समस्याओं को जोड़ लिया अपनी शक्ति से, अपनी धन और जो अपनी विद्या, जो विधवा विवाह था उनको उन्होंने समस्याओं से जोड़ा, किससे, मानवतावादी से जोड़ दिया। जो उनकी पूरी जिंदगी थी, जितनी शक्ति जो भी था, धन था, वो सभी इसी कार्य में लगवा दिया, और इसके बावजूद वह सिर्फ कुछ एक विधवा विवाह ही करवा पाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोशिश बहुत की लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, इसमें सफलता उनको नहीं मिली थी। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ने भी सामाजिक कार्य द्वारा सुधार हुआ, पुनर्जागरण के विचारों को बढ़ावा देने का यहाँ पे प्रयास किया था, ठीक है ना। सती प्रथा भी इसमें आप लिख सकते हैं, जो हमने आपको बताया था इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इतना हो गया, हमने यहाँ पे मेन ले लिया समाज। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि समाज सुधार आंदोलन जो है, ठीक है ना, तो उसकी समस्या क्या थी, तो समस्याएं ऊपर वाला हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं, तो सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार के लिए क्या क्या काम किए गए, कौन कौन सी प्रणालियों का प्रयोग किया गया, तो फिर आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओके। हाँ, प्रमुख सुधार आंदोलन क्या थे। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है आपका कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रमुख सुधार आंदोलनों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो सुधार की सबसे पहली अभिव्यक्ति थी वो बंगाल में राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है ना। और 1814 में आत्मी सभा की स्थापना की थी, किसने, राम मोहन राय ने। और उनके द्वारा 1829 में ब्रह्म समाज की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और सुधार की भावना शीघ्र देश के अनुभावों में दिखाई देने लगी थी यहाँ पर, ठीक है। और इस दौरान बहुत अन्य धार्मिक व जातिगत आंदोलन भी यहाँ पर देखने को मिले थे, और जो पिछड़ी जातियां थी इनमें भी सुधार की जो पकड़ थी वो मजबूत हो गई थी। महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज और केरल में नारायण धर्म परिपालन सभा भी यहाँ पे किया गया, और अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन सिंह सभा तथा रहनुमाई
मजदयाशान सभा आदि ऐसे थे जो मुसलमानों, सिखों, पारसियों के सुधार की भावना का प्रतिनिधित्व किया। तो यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में, सिखों में और यहाँ पे पारसियों में भी सुधार के, सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है ना। यहाँ पे तो पहला देख लीजिए, राम मोहन राय के विचार देख लीजिए, इनका देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा के लिए अंत का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, राइट। यानी कि 1814 में कलकत्ता में बस जाने के बाद वो कलकत्ता में ही रुक गए थे और 1814 में उन्होंने सुधार सक्रियता और तेज कर दी थी और आत्मीय सभा का गठन भी किया था। धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वो संघर्ष करते रहे, लड़ाई उन्होंने लड़ा और मूर्ति पूजा की भी भर्त्सना उन्होंने की थी, यानी विरोध किया था और एकेश्वरवाद का पक्ष दिया था कि ईश्वर सिर्फ एक है, उस पर आप आस्था रखिए, इतनी सारी मूर्तियों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। उन्होंने ये भी कहा था कि अब वास्तविक शिक्षा, जो शिक्षा होती है, उसको लोगों से दूर रखा जा रहा है और जो लोग अनजान हैं वो धार्मिक बुराइयों को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण पुरोहितों को भी उन्होंने दोषी ठहराया था, यानी पंडित बात का भी उन्होंने विरोध यहाँ पे किया था। ठीक है, राइट। और उनके कुछ जो उद्देश्य थे, उन्होंने कुछ ग्रंथों का बंगाली अनुवाद भी प्रकाशित किया था और एक ईश्वरवाद के पक्ष में उन्होंने लेखन भी किया था। ठीक है ना, राइट। और राजा राम मोहन राय अपने जितने भी उन्होंने, जब तक उन्होंने काम किया, वो तर्कवादी बने रहे। ठीक है ना, और तर्कवाद का पूर्ण रूप उनमें देखा जा सकता है। उनकी जो परिवर्ती रचनाएं थी, उन यथार्थ की कसौटी पर जो उस वक्त रियल में चल रहा था, उसके ऊपर उनका लेखन का काम हुआ करता था। ठीक है, और आगे चलकर उन्होंने धर्म ग्रंथों का आश्रय के लिया, लेकिन ऐसा हिंदू समाज में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किया था। ठीक है, फिर 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, और उनका प्राथमिक उद्देश्य था हिंदुओं को उनकी बुराइयों से अलग करना और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। मेन ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा की स्थापना इसीलिए की गई थी कि जो हिंदुओं में बुराई है उनको उससे अलग कर देना और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना और अन्य धर्मों की श्रेष्ठ शिक्षाएं जो है उनको हमेशा वो अपने धर्म में शामिल करने की मान्यता दिया करते थे, माना करते थे। ठीक है ना। इतना ही नहीं, सामाजिक बुराई से नहीं, वो महिला की स्थिति से भी बहुत ज्यादा परेशान होते थे, दुखी होते थे कि समाज में महिलाओं की जो दशा थी, ठीक है ना, वो उनके लिए एक विषय का सबब बन गई थी और उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध भी व्यापक अभियान चलाया था। वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, सती प्रथा के खिलाफ थे और उन्हीं के आंदोलन के फलस्वरूप 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून लागू कर दिया। लेकिन विधवा जीवन के लिए जो समाधान उन्होंने सुझाया था वह पुनर्विवाह नहीं बल्कि तपश्चार रहता, तो उसको छोड़ दीजिए। विलियम बेंटिंक ने जो है कानून लागू कर दिया था सती प्रथा के लिए। ठीक है, उन्होंने बहुविवाह, बाल विवाह की भी यहाँ पे विरोध किया था और समाज में महिलाओं के उत्पीड़न और उनके निम्न स्तर पर होने का भी विरोध किया था और उनकी समस्याओं का मूल कारण जो था वो संपत्ति अधिकारों का अभाव बताया गया था। तो भारतीय समाज को सामाजिक जड़ता से मुक्त करने के लिए महिला शिक्षण एक अन्य प्रभावी माध्यम था। ठीक है ना, तो यहाँ पे उन्होंने महिला को शिक्षा के मामले में, महिला को पढ़ाने के मामले में भी जोर दिया था और महिला में जितनी भी कुरीतियां समाज में महिलाओं के खिलाफ थी, बाल विवाह, बाल विवाह और क्या बोलते हैं विधवा विवाह, सती प्रथा, इन सभी के अंत के लिए आंदोलन चलाए थे। तो राजा राम मोहन राय आपके लिए अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19वीं शताब्दी में समाज सुधारिक आंदोलन में राजा राम मोहन राय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो फिर आपको करना होगा। ठीक है, ओके। और चलिए इसमें देख लेते हैं क्योंकि अलग भी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ओके, फिर उन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तन एवं प्रसार के लिए काम किया। वो आधुनिक, जब बुराइयों से निकल गए तो वो आधुनिक शिक्षा पे आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आधुनिक विचारों के लिए, मतलब देश में आधुनिक विचारों का, आधुनिक विचारों की आवश्यकता है और जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी सकती है। ठीक है ना, तो उन्होंने इसके लिए डेविड हेयर को प्रोत्साहन और समर्थन किया। ठीक है ना, और उन्होंने कलकत्ता में अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में और उन्होंने अपने ही खर्चे से कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल भी चलवाया था और 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा वहां पर दी जाती थी। ठीक है, और राम मोहन ने भारत में पाश्चात्य वैज्ञानिक, गणित, सांस्कृतिक दर्शन, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान, अन्य जो विज्ञान थे जो शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करते थे उन पर उन्होंने बल दिया, उनको पढ़ाने के लिए कहा। ठीक है, और यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने समय की सामाजिक और धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने भारतीय सेवाओं में भारतीयकरण, न्यायिक कार्रवाई, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को अलग अलग करने की भी बात की। ठीक है, और जमींदारी व्यवस्था
के अंतर्गत जो भी काम किया जाता था, तो उनको सताने का, शोषण का काम किया जाता था, उन्होंने भी यहाँ पे तीखी आलोचना की थी। ठीक है, ओके। और राम मोहन राय जो थे वो भारत में राष्ट्रवादी चेतना एवं विचारधारा के जनक थे। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों को लक्षित उनका प्रत्येक, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। उन्होंने, आप ये ले लीजिए आप कि जाति व्यवस्था का भी उन्होंने इस पर प्रहार किया, उन्होंने इसका भी विरोध किया। और भारतवासियों में फूट का मेन जो कारण था वो जाति प्रथा ही थी, और बिल्कुल सही भी थी, ठीक है ना। तो ये सभी जो था वो राजा राम मोहन राय के बारे में था। एक समाज सुधार आंदोलन में उनका क्या योगदान था, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, ओके। आप केशव देवेंद्र नाथ केशव चंद्र को नहीं देखेंगे, हाँ इनको आप थोड़ा देख सकते हैं, विद्यासागर और विवेकानंद को, ठीक है। हालांकि विद्यासागर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी, तो इस तरह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते थे, इनको देख लीजिएगा। जो उन्होंने काम किया वही इन्होंने भी किया, विधवा विवाह खास तौर पर उन्होंने उठाया था, ठीक है ना। और महिला शिक्षा, दो चीजों का इन्होंने विशेष तौर पर विरोध किया था कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए और महिला को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका उन्होंने समर्थन किया था, ठीक है, ओके। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। अब क्या है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसे 3 क्वेश्चन हमने ले लिए, ठीक है ना। सैयद अहमद खां, देखिए सैयद अहमद खां वही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खां, और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ठीक है। उन्होंने बहु विवाह प्रथा की निंदा की थी सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। मुसलमानों से अपील की थी, महिलाओं में पर्दा प्रथा खत्म करने और शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया था। सहिष्णुता की शिक्षा देते उन्होंने विवेक सम्मत विचार एवं स्वतंत्र चिंतन का आह्वान किया था। कहा कि आप जो है पर्दा प्रथा छोड़ दीजिए, और जो बहु विवाह प्रथा है, एक तरह से 3 मतलब शादियां करने का जो रिवाज है उसको आप छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा कि शिक्षा लीजिए, शिक्षा ग्रहण करिए, जो जरूरी है राष्ट्र के विकास के लिए भी, विवेक के चिंतन के लिए, विवेक को सही करने के लिए भी, है ना, उन्होंने ये चीज कहा। और शिक्षा के प्रसार पर उन्होंने 1875 में अलीगढ़ के मोहम्मदन आग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और इस कॉलेज के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो आगे चल के रूप ले लिया। वे कुरान को मुसलमानों के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय और विवेक सम्मत धार्मिक ग्रंथ मानते थे, और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखते उन्होंने धर्मोन्नय के विरुद्ध आवाज उठाई थी, ठीक है, राइट। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए बस। हाँ, सुधार आंदोलन का महत्व क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्या कि सुधार जो आंदोलन चलाया गया था उसका महत्व क्या है। तो देखिए, आधुनिक भारत के क्रमिक विकास में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन ने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी में समाज को जनतांत्रिक बनाने के लिए जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी, घृणित रिवाज थे, घृणित मान्यताएं थी, जो अंधविश्वास था, उनको दूर करने के लिए, ज्ञान के प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के यानी राष्ट्र में, राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए, विवेक पूर्ण काम करने के लिए, ठीक है ना, इन सभी का समर्थन किया गया। मुसलमानों के बीच अलीगढ़ व अहमदिया आंदोलनों ने इन विचारों की मसाल अपने हाथों में थामे रखी। तो ये हिंदू की बात चल रही, मुसलमानों में भी यही हुआ कि अलीगढ़ अहमदिया में भी आंदोलन चलाया गया। मिर्जा गुलाम अहमद से प्रोत्साहन पाकर अहमदिया आंदोलन ने 1890 में एक निश्चित रूप धारण कर लिया, और जिहाद का विरोध तथा लोगों के बीच भाईचारा, स्वतंत्र पश्चिमी शिक्षा की उन्होंने वकालत की थी। बहु विवाह का भी वहां पे मुसलमानों में भी बहु विवाह का विरोध किया गया, और विधवा विवाह का समर्थन कर अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमान समाज में एक नया लोचकदार पैदा करने की, यानी लोक आचार पैदा करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। और इसने कुरान की स्वतंत्र व्याख्या करने तथा पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का भी समर्थन किया था। ये महत्व है आपके सुधार आंदोलन की, ठीक है। हिंदू समाज के बीच सुधार आंदोलन ने अनेक सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार किया, ठीक है, जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, ठीक है, और दैव शक्तिवाद, धार्मिक कुछ तानाशाही जो कार थे, दैविक प्रवृत्ति को मानते थे, हर एक चीज के जिम्मेदार वो प्रकृति को माना करते थे, देवताओं को माना करते थे, इनकी उन्होंने आलोचना की थी। जाति प्रथा का विरोध जो है वो भी किया गया, इसलिए भी कि समाज में फूट डालने जैसी जो प्रवृत्ति होती थी, लोगों को आपस में बांटने वाली जो प्रवृत्ति होती थी, वो सिर्फ जातिवाद होती थी। और ब्रह्म समाज के आरंभिक आंदोलनों में जाति प्रथा का विरोध केवल सैद्धांतिक आधार तक ही सीमित रह गया था, ठीक है ना। फिर इसके विपरीत आर्य समाज, प्रार्थना समाज, जहां उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन जैसे धार्मिक आंदोलन ने जाति प्रथा से समझौता नहीं करके उनकी आलोचना की थी। ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु द्वारा शुरू किए गए आंदोलन से ही पता चलता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से जाति प्रथा के उन्मूलन की वकालत की थी। नारायण गुरु का नारा था, मानवता के लिए केवल एक भगवान और एक जाति।
तो यहाँ पर जो है ज्योतिबा सॉरी जो आपके ज्योतिबा फूले हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार में, जात प्रथा में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, स्त्रियों की दशा के सुधार, अब जो हम आपको शुरू में पढ़ा के आए हैं, अभी समझ जाइए, महत्व तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो उसमें बुराइयां थी, जो जो आपने बुराइयां शुरू में सीमाओं में देखी है, ठीक है ना, समस्याओं में देखी है, उनको महत्व के रूप में यहाँ पे रख दीजिए कि समस्याएं जो जो थी उनको महत्व के रूप में पॉजिटिव में लिख दीजिए, किसके इसके लिए काम किए गए। ठीक है, राइट, ओके, सारांश भी आ गया। तो ये यूनिट हमारा जो है फिनिश्ड हो गया। अब यहाँ पर राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास देख लेते हैं, इसी में देख ले क्या, या अलग वीडियो बना देते हैं, चलिए इसी में देख, नहीं इसको अलग कर देते क्योंकि थोड़ा अलग है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, और यहाँ पर और कौन सा हो सकता है, हाँ, प्रारंभिक कांग्रेस की कार्यप्रणाली क्या थी, इसमें नरम और गरम दल यहाँ पे 2 दिए गए हैं। बंगाल का विभाजन जरूर देखिएगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय, इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थोड़ा हेल्थ इशू जिसकी वजह से मैं वीडियो आज एक भी नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगी। कुछ ठीक लग रहा है तो चलिए आपको पढ़ा देती हूँ। तो आज नाइट में आपका पूरा कोर्स मैं कवर करवा दूंगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आप जुड़े रहिए और साथ में बने रहिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा होगा राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है और 1-2 हम यूनिट जो है ला दे और आपका 1 या 2 वीडियो में ही पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दे। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर, बाय।